हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वह है वेव स्पीड, दैट मीन्स ट्रांसवर्स वेव स्पीड इन अ स्ट्रिंग। सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हेडिंग दीजिए वेव स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले आप एक वेव को दिखाने के लिए एक स्ट्रिंग को कंसीडर कीजिए, जस्ट लाइक आपका स्ट्रिंग इस तरीके से है और उसमें आपका ये वेव पल्स रहा। अब ये वेव जो है, सपोज दैट इस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको आप ऐसे दिखाइए तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आगे की फिगर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जस्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे सोचिए। ठीक है, अब इसमें वेव स्पीड कितनी होगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इसमें देखना होगा कि क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, जैसे ही वेव पल्स क्रिएट हुआ तो इस वेव पल्स को फिर अपने मेन पोजीशन पे आने का एक रिस्टोरिंग नेचर रहा होगा, और वह रिस्टोरिंग नेचर किसके कारण से होगा? तो रिस्टोरिंग फोर्स इसके अपने टेंशन के कारण से होगा। देखिए अब इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, दोनों डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेंगे, जस्ट टी। तो ये जो वेव पल्स है, हम इसका एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं। कौन सा पार्ट कंसीडर करते हैं? जस्ट ए। ये सर्कुलर आर्क के तौर पे दिख रहा है, जस्ट लाइक आप ऐसे कह सकते हैं। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये जो सर्कुलर आर्क है, इसका अपना कुछ रेडियस भी तो रहा होगा। इसका रेडियस को हम आर कंसीडर करते हैं और लेट करते हैं कि ये जो सर्कुलर आर्क का पार्ट जो है वो अपने सेंटर से थीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। अब यहां पर से देखने वाली बात है, यदि आप एक वर्टिकल लाइन सेंटर से पास करते हुए ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं? वर्टिकल लाइन सेंटर से पास करते हुए ड्रॉ करते हैं और इस रिस्टोरिंग फोर्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो आप क्या पाते हैं? तो देखते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन के साथ ये जो टेंशन T है, वो क्या बना रहा है? एंगल थीटा बाई 2 बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बाय ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री का एप्लीकेशन करने के लिए जानते हैं, ये थीटा बाई 2 होगा और ये भी क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 होगा। और अब आप इस टेंशन का कंपोनेंट कंसीडर कीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा बाई 2, है ना, टी कॉस थीटा बाई 2 लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, टी कॉस थीटा बाई 2 राइटवर्ड डायरेक्शन, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा बाई 2 इसके कारण से। फिर इस टेंशन का, दैट मींस रिस्टोरिंग फोर्स का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसकी भी वैल्यू टी साइन थीटा बाई 2 ही आएगी। तो अब आप लोग के माइंड में चल रहा होगा कि सर आपने तो बताया कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों रिस्टोरिंग फोर्स टेंशन के कारण से 2t sin थीटा बाई 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो टेंशन T का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, इसका क्या रोल होगा? तो यह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। कैंसिल करने के बाद ओनली वन बचेंगे 2t sin थीटा बाई 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये जो 2t sin थीटा बाई 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऊपर भी वेव पल्स क्रिएट होकर के मूव कर रहा है, किसके कारण से? तो एक्चुअली में जो आप सर्कुलर आर्क का जो पार्ट कंसीडर किए हैं ना, उसका अपनी कुछ मास भी रहा होगा, और वो जो मास है, उस मास का जब आप सर्कुलर फोर्स के कांसेप्ट से ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो देखते हैं कि इस 2t sin थीटा बाई 2 को mv स्क्वायर बाई r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है। किस तरीके से बैलेंस कर रहा है? तो आप देखेंगे फ्रॉम मोशन इक्वेशन 2t sin थीटा बाई 2 इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, इस तरीके से बैलेंस करना है ना। अब आप कंसीडर किए हैं, तो आप ये भी सोचिए कि यदि ये आर्क लेंथ काफी छोटा रहा,
तो थीटा भी छोटा होगा, और थीटा बाई 2 तो ऑब्वियसली बात है कि छोटा होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए इफ आर्क लेंथ is small then sin theta by 2 is approximately equal to theta by 2, that means इसके एंगल के इक्वल होंगे। आप पढ़िए हैं ज्योमेट्री में कैसा क्यों होता है। अब इसके आगे इसे प्रोसीड कीजिए। जब आप इसे आगे प्रोसीड करते हैं तो आपका इक्वेशन क्या निकल कर आएगा, 2t sin थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 के आसपास आ जा रहा था, इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके mv स्क्वायर बाई r। तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, t इंटू थीटा इंटू r इक्वल टू mv स्क्वायर। तो ये जो थीटा इंटू r है, आप जानते हैं आर्क लेंथ के लिए थीटा इक्वल टू क्या होता था l बाई r। तो यहाँ पर से l इक्वल टू क्या हो जाएगा r थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं t इंटू आर्क लेंथ l इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इस थीटा इंटू r के लिए l लिए हैं। जब आप इसे और आगे प्रोसीड करते हैं तो आप कह सकते हैं m बाई एल इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पर m बाई एल मास पर यूनिट लेंथ हो गया, उसको हम एक अलग नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम लिखते हैं म्यू, दैट मींस m बाई एल इक्वल टू म्यू इनटू वी स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख ही दीजिए m बाई एल यानी कि मास पर यूनिट लेंथ को आप म्यू कंसीडर किए। तब आप ऐसा कह सकते हैं v square equal to restoring force T divided by mu, therefore v equal to a square root of T divided by mu। ये आपका ट्रांसवर्स वेव स्पीड इन स्ट्रिंग निकल कर गया है ना। अब आप इसे राइट डाउन कीजिए, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, इसे अब आगे देखिए, इसको लिख लिया तो इसको पहले मिटा दे रहे हैं, तब फिर डिस्कस करेंगे। क्या निकल कर गया है v इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय म्यू, दैट मींस जहां पर t क्या है रिस्टोरिंग फोर्स है, तो आप वहां पे लिखिएगा वेयर t इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स इन स्ट्रिंग, म्यू इक्वल टू m बाई एल, यानी कि क्या कहला रहा है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब आप इसे एक नए वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। म्यू इक्वल टू m बाई एल है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं m हमारा क्या है मास, और मास का वैल्यू क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम दैट मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और डिवाइडेड बाय एल कीजिएगा तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, जहां पर से क्या बचेगा रो इंटू ए। तब आप यहां पे कहिएगा कि जो रो है, रो क्या है डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब आप इसे एक नए तरीके से भी इस फार्मूला को लिख सकते हैं, और वो तरीका क्या है तो जस्ट आप यहां पे देख लीजिए। वो तरीका है आपका v इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय म्यू था, टी डिवाइडेड बाय म्यू का स्क्वायर, तो म्यू इक्वल टू क्या निकल कर गया है रो इंटू ए, यानी कि डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब आप इसे लिख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स T डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, v इक्वल टू, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस फार्मूला को, है ना। आप इसे राइट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं कि कोई क्वेश्चंस रहेंगे इसके ऊपर बेस्ड, तो अब आप उसे कैसे सोल्व करेंगे और कैसे उसको ऑब्जर्वेशन करके बताएंगे। तो उसके पहले आपको जानना होगा कि यह स्ट्रिंग में वेव की स्पीड बताई जा रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि हमारा क्या ये जो वेव स्पीड है सभी स्ट्रिंग में सेम होंगे। यदि मासलेस स्ट्रिंग रहा तो भी, मासिव स्ट्रिंग रहा तो भी,
क्या होगा? यानी कि हमारा बोलने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि यदि आप न्यूटन्स लॉ में पढ़े हैं तो वहां पर से दो तरीके की स्ट्रिंग बताई गई होगी, और वह जो स्ट्रिंग था मासिव स्ट्रिंग था और मासलेस स्ट्रिंग था। इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो मासलेस स्ट्रिंग होते हैं तो इस नेचर में वैसे कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट करते हैं जिसका कोई मास होता ही नहीं है। होता है मास, पर उसकी जो मास होती है उससे अटैच्ड लोड के, दैट मींस अटैच्ड मास के रेस्पेक्ट में काफी कम होती है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सपोज कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि ये हमारा क्या है, दो तरीके का स्ट्रिंग मास सिस्टम है ना। इस स्ट्रिंग का मास m है और इससे कनेक्टेड ब्लॉक का मास क्या है, m है। इस ब्लॉक के कारण से इसके ऊपर जो वेट लगेंगे वो क्या लगेंगे, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जहां पर से mg की जो वैल्यू है, mg की जो वैल्यू है मच मच ग्रेटर देन mg आप नहीं कह सकते। क्या कहेंगे, मच मच ग्रेटर देन mg नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि इस स्ट्रिंग के मास के रेस्पेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो अटैच लोड का मास काफी ज्यादा है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका स्ट्रिंग है वह मासिव है। तो आप कह सकते हो दैट मींस द स्ट्रिंग इज मासिव। और आप इस चैप्टर के कंसेप्ट से जब आप इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि इसमें जो t है वो क्या है, वेरिएबल हो जाएगा, है ना। लैम्डा जो है वो वेरिएबल हो जाएंगे, यानी कि वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी के हमेशा इक्वल होते हैं। और v क्या हो जाएंगे, तो v तो आप देख ही रहे हैं कि v भी वेरिएबल हो जाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल मास का स्ट्रिंग है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप इस तरीके से देखिए, सपोज कीजिए कोई एक स्ट्रिंग है जिसकी मास m है और उससे अटैच्ड ब्लॉक का मास क्या है, कैपिटल M है। तो इसका वेट क्या हो जाएगा जी, mg। तो आप पर से बताया जाएगा कि mg की जो वैल्यू है मच मच ग्रेटर देन स्मॉल mg। दैट मींस ये जो स्ट्रिंग है वो मासलेस स्ट्रिंग है, इसके कंपैरिजन में इसकी मास बहुत ही कम है ना। तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि हर एक पॉइंट पे जब आप टेंशन को ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पता चलेगा कि टेंशन सभी जगह सेम है। म्यू जो है यानी कि मास पर यूनिट लेंथ वो भी सेम रहेंगे, म्यू इक्वल टू कांस्टेंट, लैम्डा इक्वल टू ये भी कांस्टेंट होंगे, v भी कांस्टेंट इसमें निकल करके आएगा। तो कैसे निकल करके आएगा आप समझ ही रहे हैं और आगे बताएंगे। और आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो तो हर जगह कांस्टेंट ही रहता है, चाहे वो मासिव स्ट्रिंग हो या मासलेस स्ट्रिंग हो, वो डिपेंड करता है सोर्स के फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। अब इसके ऊपर आप लोग एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कैसा रहेगा, तो आप इसे लिखिए, मैं बताता हूं एग्जांपल कैसा रहेगा। एग्जांपल ये है, लिखिए एग्जांपल में, इन गिवन फिगर a wave pulse is moving in a string whose mass density is 1 gram per centimeter। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो फिगर है दिया हुआ वो इस तरीके से, और एक वेव पल्स इस तरीके से मूव कर रहा है जिसका मास अटैच्ड है 1 kg। वेव पल्स इस तरीके से मूव कर रहा है, तो कहता है देन
find the time taken by wave pulse to cover 50 सेंटीमीटर लेंथ। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए इसकी मास डेंसिटी क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर में इसकी मास क्या हो जाएगी, 50 ग्राम, जो कि 1 केजी के कंपैरिजन में काफी कम है। इसका कहने का मतलब हो गया कि ये थोड़ा आप कंसीडर करेंगे तो मास लेस स्ट्रिंग के जैसा बिहेव करना है। तो इसके लिए आप ऐसे फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या है आपका वेव स्पीड का, v इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, दैट मींस म्यू। आपका जो दिया हुआ है डाटा वो क्या दिया हुआ है, गिवन म्यू इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। जब आप इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 3 केजी डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, है ना। इसे आप जब सिंपलीफाई किए तो क्या निकल कर के आया, 0.1 केजी पर मीटर। अब इस फार्मूला में उसकी वैल्यू को पुट कीजिए, वैल्यू पुट किए तो आपका टेंशन, हाँ एक बात और, टी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टी की वैल्यू किसके कारण से डेवलप हो रहा है, 1 केजी मास के कारण से, यानी कि टी की वैल्यू है 1 केजी इंटू जी, यानी कि 1 केजी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.1 केजी पर मीटर, यही निकल के आया ना। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। जब आप इसे सोल्व किए तो इसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की वैल्यू, यानी कि ये जो वेव पल्स है हमारे इस स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो 50 सेंटीमीटर कवर करने में इसे कितना टाइम लगना चाहिए, 50 सेंटीमीटर इसे कवर करने में कितना टाइम लगना चाहिए, तो आपको पता है ही कि s इक्वल टू क्या होता है vt, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा दिया गया लेंथ 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वेव स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकंड। जब आप इसे सोल्व किए तो आपको क्या निकल के आया, 0.05 सेकंड। यही आपका क्या रहेगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, है ना। अब आप इसके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर देखिए कि इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग इसे राइट डाउन कीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। हाँ, तो अब इसी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए दूसरे एग्जांपल को देखिए। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, कहता है ए यूनिफॉर्म rope having length 12 meter and mass 6 kg is hanged to the rigid support। फिर इसके आगे कहता है and at its free end a 2 kg mass is attached with it, है ना। फिर इसके आगे कहता है ए वेव पल्स is produced at its lower end having wavelength 0.06 मीटर, ठीक है। Then find its wavelength, इसके आगे कहता है then find its wavelength
when it reach at its topmost point, यानी कि फिगर आपका ये होगा, रिजिड सपोज कर लेते हैं कि ये है, इसके साथ हमारा 2 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, इसकी मास 6 kg है और इसका लेंथ कितना है 12 मीटर है ना। अब आप इसमें कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। कंसेप्ट क्या अप्लाई कीजिएगा, आपको पता है कि जो वेव स्पीड होती है स्ट्रिंग में v इक्वल टू क्या होता है t बाई म्यू का स्क्वायर होता है। आप ये भी जानते हैं, क्या लिखिएगा, वी नो v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है। तब आप इस दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट कीजिएगा तो आप कह सकते हैं thus n लैम्डा इक्वल टू t डिवाइडेड बाय म्यू। जब आप इसे सिंपलीफाई कीजिएगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, सॉरी इसका स्क्वायर, जब आप इसे सिंपलीफाई कीजिएगा तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रो यानी कि स्ट्रिंग। अब आपको ऑब्जर्वेशन करने की बात है इस वैल्यू के ऊपर। आपका फ्रीक्वेंसी देखिए, वो हमेशा वेव सोर्स के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। स्ट्रिंग का जो मास डेंसिटी दिया हुआ है म्यू, वो ऑलरेडी कहा जा चुका है कि एक यूनिफॉर्म है, यानी कि ये भी कांस्टेंट होगा। तब आप कह सकते हैं इसे कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट करने का मतलब समझते हैं ना, दैट मींस t1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इक्वल टू t2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। ठीक है, अब आप इसे लिखिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो लिख लिया आप इसे मिटा देंगे, फिगर रहने देते हैं, इसे मिटा देंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये जो लोअर एंड है, यहाँ पे वेव पल्स क्रिएट किया गया, जिसकी जो वेवलेंथ है 0.06 मीटर है। इसके लोअर एंड पे आप खुद सोचिए कि इसके लोअर एंड पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, तो टेंशन तो वॉल्यूम 2 kg ब्लॉक के कारण से 2g ही होगा ना जी लोअर एंड पे, क्योंकि लोअर एंड पे इसका जो मास है इस स्ट्रिंग का वो क्या इफेक्ट डालेगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे जैसे इसके ऊपर जाएंगे तब इसका टेंशन चेंज होते चला जाएगा, न्यूटन लॉ में आप लोग पढ़े ही हैं। तब आप यहां पर से देखिए इस इक्वेशन के हेल्प से कि T1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2 kg इंटू जी, है ना। और T2 अपर मोस्ट पॉइंट की बात किया है, यहाँ पे बात किया है, तो हम इस स्ट्रिंग का जो मास है उसको कंसीडर करेंगे प्लस इसको कंसीडर करेंगे, इसी को कंसीडर करेंगे ना। तो इसको आप कंसीडर करेंगे तो आप कह सकते हैं T2 इक्वल टू 2 kg प्लस 6 kg इंटू जी, यानी कि 8 kg इंटू जी, है ना। अब आप इस इक्वेशन का हेल्प लीजिए और सोल्व कीजिए। सोल्व कैसे कीजिएगा, तो 2 kg इंटू जी डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 इक्वल टू 8 kg इंटू जी डिवाइडेड बाई वेव लेंथ एट इट्स अपर मोस्ट पॉइंट, यानी कि हम एज्यूम किए हैं कि वेव पल्स जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा उसकी वेव लेंथ लैम्डा 2, ठीक है। और इसका क्या था स्क्वायर रूट, जिसे आप स्क्वायर रूट में रखिए। अब डूइंग स्क्वायर बोथ साइड, आप दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू जी डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू जी डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 स्क्वायर। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो वैल्यू आएगी लैम्डा 2 स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा 1 स्क्वायर इंटू 4, यानी कि लैम्डा 2 इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा 1, यानी कि 2 इंटू 0.06 मीटर इक्वल टू
0.12 मीटर, ये हमारा क्या गया लैम्डा 2। यानी कि आप इसे कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ वेव पल्स at topmost point of a string of the string। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का एग्जांपल है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है।